वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 389 388 टेस्ट जो है कंप्लीट हो गए थे। इसके फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। एग्ज़ाम डेट 4 अक्टूबर है। हर दिन अपने तैयारी में जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न सोचने के लिए। सारे टेस्ट को आप विज़िट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लोनार झील के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो लोनार एक क्रेटर झील है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसका निर्माण प्लास्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। यह जो झील है एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। कौन सा करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों या फिर कोई एक? देखिए, इसका निर्माण प्लास्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। यहीं अगर मायोसीन होता तो गलत हो जाता है ये वाला स्टेटमेंट। यह क्रेटर झील है, करेक्ट है। कहाँ पर स्थित है ये? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की लोनार। हाल ही में इसका जो पानी का कलर है वो गुलाबी हो गया लवणता और शैवालों के कारण, इसलिए न्यूज़ में रही है। यह झील अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्थल भी है, स्मारक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पर। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और एक क्रेटर झील है ये। और इसका जो निर्माण हुआ वो प्लास्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास पर 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। और लोनार झील एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक, नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट भी है। और इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा पद हाल ही में समाचारों में रहे आई फ्लोज मुंबई की सर्वोत्तम व्याख्या करता है क्या ये मुंबई शहर में पवन ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने की एक पहल है, या फिर यह एक आधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, या फिर यातायात को सुगम बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटलीकृत राज्य राजमार्ग प्रणाली है, या कोरोना वायरस से संबंधित कोई शहरी निगरानी प्रणाली है क्या ये? देखिए, यह एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निसर्ग से प्रभावित थी मुंबई हाल ही में। तो आई फ्लोज मुंबई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत मुंबई शहर में बाढ़ की चेतावनी को कम करने के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। इस चेतावनी प्रणाली में मुंबई शहर की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विशेष रूप से अधिक वर्षा की घटनाओं और चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है। तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न कर लेती है कि ये चीज़ या ये पद समाचारों में बना रहा, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला है? अपना मतलब अपने स्टेट का, नेशनल लेवल पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है इसका। क्या उत्तर है इसका? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो अपने राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क और डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी में खोले जाने के कारण चर्चा में रहा भारत का उत्तराखंड राज्य। तो देखिए, उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा हो गया। 848, कम से कम 48 बीघा में हो गया ये। तो देखिए, इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषयगत खंड हैं। इस पार्क को खोलने का उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधों के महत्व को प्रदर्शित करना है और जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। समाचारों में रहा एक पद, नेचर इंडेक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? नेचर इंडेक्स विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की रैंकिंग से, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देशों की रैंकिंग से, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्यों की रैंकिंग से, जलवायु परिवर्तन के प्रति संकटग्रस्त देशों की रैंकिंग से, किस से? तो नेचर इंडेक्स संबंधित है विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की रैंकिंग से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भाई, नेचर इंडेक्स 82 उच्च गुणवत्ता वाली विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक डेटाबेस है। यह डेटाबेस नेचर रिसर्चर्स द्वारा जो है वो संकलित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर का एक प्रभाग है। नेचर इंडेक्स में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की वैश्विक, क्षेत्रीय और देशों के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना विकासशील देशों में लागत प्रभावी वैक्सीन निर्माण के लिए वर्ष 2000 में की गई थी, और ये जो पहल है वो WHO की है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो WHO की नहीं है पहल, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है केवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है पूरा मुद्दा? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की स्थापना जो है वर्ष 2000 में विल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कौन? विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और संस्थापक सहयोगियों के एक समूह द्वारा विकासशील देशों में लागत प्रभावी वैक्सीन के निर्माण के लिए इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसने पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। किसने की थी इसकी स्थापना? विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और संस्थापक सहयोगियों के द्वारा, ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। काम क्या है इसका? विकासशील देशों में लागत प्रभावी वैक्सीन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना। तो ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जियोलॉजिकल नहीं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया ना वो, तो करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी, और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है। इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्र महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बरकत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, बरकत विश्व की सबसे बड़ी भोजन वितरण प्रणाली है या योजना है। इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। इसके तहत एक दिन में 20 लाख भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। एक दिन में कितने लाख? 20 लाख पैकेट। करेक्ट है वाला तीसरा स्टेटमेंट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसको शुरू किया जाएगा, और यह विश्व की सबसे बड़ी भोजन वितरण योजना है। तो डी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। मुद्दा क्या है? न्यूयॉर्क स्थित सैफ विकास खन्ना ने, ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क स्थित सैफ विकास खन्ना ने लॉकडाउन के कारण श्रमिकों को हो रही परेशानी का एहसास होने पर उनकी मदद करने का फैसला लिया। मिशेलिन स्टार से नवाजे गए सैफ ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और मुंबई स्थित मैक्सिमस कोलैब्स की सहायता से पिछले 2.5 महीने में वाराणसी, मंगलुरु, कोलकाता और मुंबई समेत 125 शहरों में भोजन के 90 लाख पैकेट का जो है इन्होंने वितरण किया।
खन्ना की अगली योजना का नाम है बरकत, जिसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। यह खाना खिलाने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसके तहत एक दिन में 20 लाख जो है भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। और इस योजना के तहत मुख्य रूप से दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर समुदाय, सेक्स वर्करों का ध्यान रखा जाएगा। और इस योजना में खन्ना इंडिया गेट फूड, पतंजलि, जीवन सॉल्ट और दावत राइस जैसे ब्रांड जो हैं वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में विचार करना है। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या गारंटी की आवश्यकता नहीं है। और यह जो योजना है मार्च 2020 तक लागू रहेगी। अब बताना है कि आपको कौन से इनमें से इनकरेक्ट है, मतलब गलत ढूंढना है इन चार में से। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजना है पीएम स्वनिधि। और छोटे दुकानदार जो हैं उनको 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और किसी प्रकार की जमानत या गारंटी की आवश्यकता है नहीं इस योजना में। और बिल्कुल 2022 तक ये योजना चलेगी। और कोविड-19 को देखते हुए फैसला किया गया है। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए। इसका आंसर फिर क्या लगाएंगे हम? उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। तो देखिए कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। और इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये तक का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या गारंटी की आवश्यकता नहीं है। और यह जो योजना है मार्च 2022 तक जो है लागू रहेगी। लगभग देखा जाए तो 21-22 मतलब 3 साल हो गए, 2.5 साल कम से कम। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व बाल श्रम निषेध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, प्रत्येक वर्ष ये जो दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड नेवर नाउ मोर देन एवर है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा की गई थी। कौन सा इसमें करेक्ट है बताइए? विश्व बाल श्रम दिवस के संदर्भ में पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। ILO शुरू करेगा ना इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्यों शुरू करेगा? तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल एक और तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम जैसी क्रूर और बर्बर प्रथा को रेखांकित करने और आम लोगों में इसके विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये थीम याद रखिएगा। और इस दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो गलत हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ WHO लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम में लगे हुए हैं। और जिनमें से 72 मिलियन बच्चों की कार्य स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। विश्व खाद्य पुरस्कार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज़ एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा एवं उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। और हाल ही में ये जो पुरस्कार है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार, देखिए प्रेम सिंह तमांग को नहीं दिया गया, गलत है वाला स्टेटमेंट। पहला वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक।
तो देखिए कथन एक सही है किंतु दो गलत है, क्योंकि विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अब देखिए प्रख्यात भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूसरे एग्ज़ाम में सीधे सीधे इनका नाम पूछा जा सकता है, जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए। और दूसरे एग्ज़ाम नाम क्या है इसका? डॉक्टर रतन लाल को मिला है 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार। क्यों मिला है? डॉक्टर रतनलाल को यह पुरस्कार मृदा केंद्रित दृष्टिकोण रखते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय विकसित करने हेतु दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस फोरम का लक्ष्य राष्ट्रीय विज्ञान संचार की रूपरेखा तैयार करना है और इस फोरम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अलावा कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, सूचना और प्रसारण समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।